नमस्कार। आज हम जीएस के सेगमेंट में देखेंगे शासन व्यवस्था से कुछ क्वेश्चंस। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको पता होगा कि ये मेरा जो करंट से भी जुड़ा हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें इंटरलिंक करते हुए चलूँगा। आपको जो तैयारी करने का सबसे बेटर तरीका है, आप पर डे एक कॉपी ले। मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यूज होने के कारण जो है वो सही नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो फिर से मुझे दिक्कत होगा, छोड़िए उसकी बात। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, वर्तमान समय में जो बच्चे एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस प्रॉपर पता ही होगा क्या क्या सिलेबस में कैसे कैसे है। जीएस 1 में क्या है, आपको 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। ठीक है, ये 4 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, और आपका फिर इससे भी होता है 6। तो ये हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह तो आखिरी चीज़ है। अभी मेंस लेवल में यही चीज़ आप देखिए। यहाँ तक मेरा ये काम होगा कि आपका जो पर डे करंट अफेयर वाला सेशन है, उसमें मैं चीज़ों को अलग अलग करके दिखाऊं, जो भी न्यूज़ से जो वर्तमान समय में चल रहा है वो इंटरकनेक्ट हो, और सारी चीज़ें किस प्रकार से आपको नोट्स बनानी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप करंट जब तैयार करते हैं तो आप पर डे जो है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो मेरा जो कोशिश होगा ये बताने का, आप कुछ लोग इसमें जानते भी होंगे, आप लोग क्योंकि जो एस्पिरेंट हैं वो मेहनत कर रहे हैं मेरी तरह, तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से कैसे करना है। आप 4 कॉपियाँ बना लीजिएगा, एक जीएस 1 की, एक जीएस 2 की, एक जीएस 3 की और एक जीएस 4 की। प्रॉपर उन कॉपियों में पहले आप सिलेबस लिखिएगा। सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस के टॉपिक को ना जानते रहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको डिस्टर्बेंस होगी, तभी आप इस चीज़ को अलग कर पाएंगे। मैं आपको स्किल समझा दूंगा कि किस प्रकार से आप चीज़ें अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, मेरा पहला वीडियो उसमें मैंने इसी प्रकार से बताने का प्रयास करा था, लेकिन वो दिक्कत हो गई उसमें। हालांकि मैं उसको काट पीट करके आपको डाल दूंगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये शासन व्यवस्था से संबंधित है। ये पार्ट है जीएस 1 का भी, जीएस 2 का भी है और जीएस 3 का भी है। जीएस 1 में ये सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है और जीएस 3 में ये सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप में आता है। ठीक है, आप उठा करके देखेंगे तो वहां प्रॉपर ये बना हुआ है 2 चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस स्वास्थ्य संबंधी है। देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 22 नए क्षेत्रीय एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 22 की स्थापना हुई है। ये देखिए, पीटी का सेगमेंट है। कितने एम्स हैं? 22 क्षेत्रीय एम्स बनाए गए। एम्स का फुल फॉर्म अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। मुख्य बिंदु, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विषय में आप थोड़ा बहुत इसको जान लीजिए। इस योजना को घोषणा 2003 में तृतीय स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने और देश की चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए इसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नोडल मंत्रालय इसका कौन था? देख रेख जो मंत्रालय करता है वो कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन मंत्री हैं इसके? हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह मंत्री हैं। 2 घटक, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना इसका घटक था। विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों वहन करेंगे। अर्थात ये जिस प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की विचारधारा है, केंद्र और राज्य मिलकर किसी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे एक साथ होकर के, सहमति के आधार पर। अर्थात ये सेंटर सेक्टर स्कीम ना होकर के सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अर्थात दोनों मिलकर के इस पर काम करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संबंधित पहले देखिए, सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम या स्टेट सेक्टर स्कीम, मैं इस पे अलग से जो है इसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये क्या आगे है? देखिए, एक प्रश्न में काफी कुछ जो है सेगमेंट छुपा हुआ है, तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करके चलने का प्रयास कर रहा हूं। यह निधि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के से प्राप्त सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्से अंतिम मील में
प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना तथा देश में ही अनुसंधान, परीक्षण एवं उपचार के लिए एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। मतलब एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, जिससे कि अनुसंधान, विकास, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताएं उसमें मूल केंद्र बिंदु में हो। ठीक है, केंद्रीय बजट 2021-22 में यह घोषणा किया गया। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है? टेलीमेडिसिन वगैरह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यह मिशन 4 प्रमुख डिजिटल पहलों तथा हेल्थ आईडी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डीजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ एक पूर्व डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, टेलीमेडिसिन, टेली डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करना इसका लक्ष्य है। आयुष्मान भारत दो तरफा दृष्टिकोण। अब इसको इस तरीके से क्यों लिखा गया है? स्वास्थ्य देखभाल सुविधा घरों के करीब सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। मतलब आपको बेहतर तरीके से देखरेख करने के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से गरीब और कमजोर परिवारों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। मतलब ठीक तरीके से स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, साथ ही बदलते सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और महामारी परिदृश्यों से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान का प्रयास करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में ये चीजें बनाई गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इस परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता वाली महंगी ब्रांडेड दवाओं को समतुल्य में जेनेरिक दवाओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया। सरकार की ये पहल सबसे बेहतरीन है और सबसे अच्छी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर शुरू किया गया था। इसके तहत प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु बाल एवं किशोरा अवस्था स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव, मैटरनियल और न्यूट्रिशनल, चाइल्ड एंड एडल्ट हेल्थ RMNC प्लस पता नहीं क्या क्या करके लिखा है भैया, तथा संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों को दोहरे बोझ से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो नवजात शिशु हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो है सारी डेवलपमेंट है वो इसके माध्यम से किया जाएगा। बस इसका मूल बात यही कहा गया, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये GS2 और GS3 के सेगमेंट में। सामान्य अध्ययन GS2 में ये सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चों को लेकर के जो समाज में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। और सरकारी नीतियों से संबंधित जो जानकारियां दी गई इसमें भी ये पूछी जाती है। तो ये GS2 और GS3 दोनों का सेगमेंट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। देखिए, करंट की प्रकृति के अनुसार होती हैं सारी चीजें। कभी कभी लंदी भी आ जाते हैं, कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं, पढ़ने में मजा भी आता है। ये भी पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, कन्वेंशन सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाना। ठीक है, ये GS3 से भी जुड़ा है। ठीक है, GS3 में है इकोनॉमिक्स और आपका एनवायरनमेंट और इससे जुड़ी चीजें जो होती है इसमें पूछे जाती हैं। और बौद्धिक एवं विकास आधारित संरचना। ठीक है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगाई गई स्थलों और कन्वेंशन सम्मेलन को बुनियादी ढांचे के दर्जा दिया गया। ठीक है, जो कि स्थल जहां पर हैं वो बुनियादी ढांचा के रूप में मान लिए गए हैं। वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजनाओं को शामिल कर लिया है। ठीक है, एफोर्डेबल रेंटियल हाउस प्रोजेक्ट्स। अभी कहता क्या है आप देखते हैं, चलिए। एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के बुनियादी ढांचे की स्थिति।
एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर प्रदर्शनी या सम्मेलन केंद्र को एक नई वस्तु के रूप में सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना की श्रेणी में इंफ्रास्ट्रक्चर उपक्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मूल सूची में शामिल करेगा। मतलब इनके कहने का ये उद्देश्य है, जो मुझे समझ में इतनी देर में आ रहा है, कि आप रेंट पर जो सारी चीज़ें लेकर के किराए पर लेकर के काम करिए, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जानले बनाने से बेहतर है कि आप तभी रेंट पर काम करिए मिल करके, यही कहने का उद्देश्य होगा। हालांकि बुनियादी ढांचा परियोजना का लाभ केवल उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगा जिनका न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र, मतलब जो उनका स्क्वायर एरिया है वो 5 है, तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर का प्रदर्शनी स्थान या कन्वेंशन स्पेस या दोनों संयुक्त रूप से शामिल हों। ठीक है, उन्हीं को ये चीज़ें का लाभ मिलेगा। अब इसमें प्राथमिक सुविधाएं जैसे कि प्रदर्शनी, एग्जीबिशन सेंटर, कॉमन कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम, प्लेनरी हॉल, बिजनेस सेंटर, मीटिंग हॉल आदि शामिल हैं। तो आप इस चीज़ में जो है लेकर के आप प्रदर्शन करिए। तो प्रदर्शनी मतलब एक तरीके से जो मैं होता है वही समझिए, ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भी इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। यह कदम भारत के पर्यटन क्षेत्र में इसी प्रकार और परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है क्लियर हो जाए। बुनियादी ढांचे की आवश्यकता क्या है? थाईलैंड जैसे देशों जो कि एक प्रमुख वैश्विक MICC गंतव्य हैं, विपरीत भारत के 7,000 से 10,000 लोगों की क्षमता वाले बड़े कन्वेंशन सेंटर या सिंगल हॉल नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ के प्राइवेट सेक्टर या कोई एनी अदर सेक्टर हो, उनको कह करके एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाए जो व्यक्ति किराए पर लेकर के अपने काम कर लें और उसके बाद चले जाएं। जैसे आप समझ लीजिए रामोजी फिल्म सिटी, ध्यान से समझिएगा इसको। रामोजी फिल्म सिटी में आप जाइए, वहाँ मूवी बनाइए, सारी चीज़ें बनाइए और किराए पर दीजिए और चले आइए वहाँ पर लेकर के। कुछ इसी तरीके से आप एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कीजिए जो सरकार रेंट पर ले काम करे, आप उसके रख रखाव को देखिए, आप उसको, अच्छी भी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के वेबिनार और सारी चीज़ें होंगी। तो इसी के क्षेत्र में सरकार जो है आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो कुछ वो देगी, मतलब अपना वित्त आवंटित किया हुआ है, उसी में उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन वो 1 लाख स्क्वायर फीट से छोटा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, भारत में माइक गंतव्य जैसे मीटिंग्स, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन शामिल हैं। बनाने में से देश की सक्रिय कई वैश्विक कंपनियों से महत्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। वही है अवसंरचना और क्षेत्र की सुसंगत मूल सूची। इस सूची को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं: परिवहन और संचालन, सड़कें, पुल, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डा आदि, ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, विद्युत संचरण आदि, जल एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार संयंत्र आदि, संचार, दूर संचार आदि। ठीक है, ये मूल सूची है अधोसंरचना की। ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना क्या है? शिक्षा संस्थान शेयर पूंजी के अंतर्गत, खेल अवसंरचना, अस्पताल शेयर पूंजी। देखिए अब इंटरकनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, 2 भागों में था ना। ये एक अवसंरचना उप क्षेत्रों में सुसंगत मूल सूची थी जो कि ये सरकार द्वारा बनाई जाएगी, और कुछ अलग सूची होंगी जो सामाजिक और वाणिज्यिक चीजों से जुड़ी होंगी, जैसे शिक्षा का क्षेत्र से, शिक्षा का स्थान, खेल की अवसंरचना, अस्पताल, पर्यटन अवसंरचना। जैसे आप स्टेडियम बनवा लीजिए, उसका जो है वो किराए पे लेकर के अपना काम लोग कर लेंगे, आपको पैसा रेंट दे देंगे, आप उसकी देखरेख भी करेंगे। सूची को शामिल करने का तात्पर्य है कि रियायती निधि तक पहुंच, परियोजनाओं को बढ़ावा देना और निर्दिष्ट उपक्षेत्रों हेतु निर्माण निरंतरता को बनाए रहना। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर टैग अब महत्वपूर्ण टैक्स ब्रेक में शामिल नहीं है। आपको पता होगा कि अमेरिका वगैरह में कुछ एजेंसियां होती हैं, और एजेंसी जैसे स्वाट एजेंसी है, एनी अदर एजेंसी है, उनको दे देते हैं कि आप सुरक्षा करने के लिए, प्राइवेट से हमारे यहाँ भी है। ठीक है, तो वो सारी सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं, उनके बाद उनको सरकार पैसा पे करती रहती है। ठीक उसी प्रकार से ये कुछ इस तरह जाने का व्यवहार है, उसमें सरकार मतलब प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा रुपया ना खर्च करना पड़े और लोग इसमें इन्वेस्ट करें। वो चीज़ सरकार करने के लिए मतलब प्रोत्साहित लोगों को कर रही है। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय इतिहास से संबंधित ये GS1 है। मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला GS1 है, इसमें GS2 भी है।
इसमें क्षेत्रवाद की बात भी की गई है, क्योंकि अगर यदि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब इसमें यदि किसी पर्टिकुलर एक राज्य के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्रवाद की विचारधारा है। जैसे कहते हैं कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, या महाराष्ट्र में देखिए वहाँ पर कुछ ऐसी मतलब पार्टियां हैं जो पार्टी तो नहीं है, वो उग्रवाद का काम करती हैं, तो वो वहाँ से भैया लोगों को मार मार के भगाने का प्रयास करती हैं, भैया मतलब यूपी बिहार वाले लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है तो क्षेत्रवादी विचारधारा है, ठीक है। क्षेत्रवाद पर भी एक अलग सेशन होगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि क्षेत्रवाद होता क्या है, बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है। और सबसे समाज को सबसे निम्न स्तर पर ले जाने वाली चीज है, ठीक है। बड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप ये पॉजिटिव चीजें हैं, निगेटिव बड़ी चीजें हैं, ठीक है। भारत की विविधता के बारे में, संघवाद के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में इस पर चर्चा की जाएगी। एक सेकंड। चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य के 23वें जिले के रूप में मलेरकोटला के गठन की घोषणा किया हुआ है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तहसील, जिलों और डिवीजनों जिनमें राज्य विभाजित है की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये पीटी का सेगमेंट है, इसको देख लीजिए। मलेरकोटला का इतिहास। मलेरकोटला एक पूर्व रियासत है और पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बाहुल शहर है। ऐतिहासिक रूप से मलेरकोटला की नींव 15वीं शताब्दी में सूफी संत शेख सदरुद्दीन सदर ए जहां ने रखी थी। इन्हें हैदर शेख के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। सूफीज्म पे एक अलग चर्चा होगी कभी, बाबा फरीद के बारे में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कभी इस पर बात होगी, ठीक है। अमीर खुसरो। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मलेरकोटला के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के साथ गठबंधन कर लिया, ठीक है। जब दुर्रानी ने आक्रमण किया था, सदाशिवराव भाऊ हार गए थे, तो अहमद शाह अब्दाली जो है 1761 में अप्रॉक्सीमेटली ये चीजें हुई थी, जब उसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1767 तक भारत पर 8 बार आक्रमण किया। 19वीं शताब्दी में मलेरकोटला सीज सतलज राज्यों में से एक बन गया, ठीक है। मलेरकोटला वर्ष 1947 तक, जब तक यह पूर्वी पंजाब में एकमात्र मुस्लिम बाहुल सिख राज्य बन गया, ठीक है, पूर्व के पंजाब में ब्रिटिश संरक्षण और पड़ोसी सिख राज्यों के साथ गठबंधन के तहत अस्तित्व में रहा। वर्ष 1948 में रियासतों के विघटन के बाद मलेरकोटला पेप्सू, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, पाकिस्तान के लिए तो पूर्वी में ही होगा ना, पेप्सू, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के नए राज्य में शामिल हो गया। पेप्सू को वर्ष 1954 में ही भंग कर दिया गया था और मलेरकोटला पंजाब का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। शीश सतलज राज्य ये क्या है? शीश सतलज राज्य 19वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में छोटे राज्यों का एक समूह था, जो उत्तर में सतलज नदी और पूर्व में हिमालय और दक्षिण में यमुना नदी और दिल्ली जिला तथा पश्चिम में सिरमा जिले के बीच स्थित था। इन राज्यों को अंग्रेजों द्वारा शीश सतलज कहा जाता था, क्योंकि वे ब्रिटिश या दक्षिणी सतलज नदी के किनारे पर स्थित थे। शीश सतलज राज्यों में कैथल, पटियाला, जिंद, थानेश्वर, मलेरकोटला और फरीदकोट शामिल थे, ठीक है। सिख महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में इसके विलय के खतरे के कारण उन्होंने अंग्रेजों से अपील की कि जिन्होंने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में इनके द्वारा यह प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया। मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया अंग्रेजों से कि आप जो है कुछ करिए, तो फिर हालांकि महाराजा रणजीत सिंह ये प्रतापी राजा थे, उन्होंने अमृतसर के साथ इसकी भी संधि की
और इसको अपने प्रभुत्व में शामिल कर लिया। ठीक है, भारत राज्य की स्वतंत्रता 1947 तक अस्तित्व में रहे। उस समय वे पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य पेप्सू में संगठित हो गए थे। बाद में वे भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा में समाहित हो गए। मलेरकोटला और सिख समुदाय क्या है, थोड़ा देखते हैं। हा द नारा एपिसोड 1705 क्या है, इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1705 में सरहिंद के नवाब वजीर खान गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे के सबसे छोटे बेटों जोरावर सिंह और 9 वर्ष और फतेह सिंह 6 वर्ष को क्रूर निष्पादन के खिलाफ मलेरकोटला नवाब शेर मोहम्मद खान अपनी आवाज हा द नारा उठाई थी। ठीक है, मतलब इनकी हत्या करवा दिए थे। उसमें सारी चीजें नहीं लिखी गई है, लेकिन आप समझ लीजिए शेर मोहम्मद खान द्वारा उठाई गई आवाज की याद में मलेरकोटला में गुरु द्वारा हा द नारा साहिब की स्थापना हुई। ठीक है, मतलब हत्या नहीं कर सकते हैं आप इसको, कुछ लोगों को मतलब इसमें मारा जा रहा था, तो इसी के खिलाफ इसमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो कि 9 साल और 6 साल के थे, इन लोगों ने, अब पता नहीं 6 और 9 क्यों इसमें लिखा गया है, वर्ष ही दिया गया होगा। तो काफ़ी छोटे छोटे उम्र में लोग अपना अपना लोग साम्राज्य पैतृक आधार पर सारी चीज़ें होती थी, तो हो सकता है मैं भी इसको बना दिया गया हो। हालांकि मैं इसके इतिहास को फिर से देख करके आपको आऊँगा। अभी इतना आप जानिए कि हा द नारा जो है ये मोहम्मद खान ने अपनी आवाज़ उठाई थी और इसी के बीच में लाया गया था। तो शेर मोहम्मद खान द्वारा उठाई गई आवाज़ की याद में मलेरकोटला के गुरुद्वारा में हा द नारा साहिब की स्थापना की गई। अब ये समझने के लिए आपको इतिहास की एकदम गर्भ में जाना पड़ेगा। अब इतना गर्भ में तो मैं कभी नहीं गया हूँ, ठीक है, और कोई भी नहीं जाता यार, इतना गर्भ में कोई ठीक नहीं। मैं आपको अब करंट में आया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वांडा घल्लूगारा 1762। नवाब भीकम शाह ने वर्ष 1762 में सिखों के खिलाफ लड़ाई में अब्दाली की सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था। देख रहे हैं, इस युद्ध में वड्डा घल्लूगारा या महान प्रलय के रूप में जाना जाता है, जिसे हजारी सिख मारे गए थे। ठीक है, मित्रता की संधि 1769। वर्ष 1769 में मलेरकोटला के तत्कालिक नवाब द्वारा पटियाला के राजा अमर सिंह के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। नामधारी नरसिंह 1872। 15 जनवरी 1872 में हीरा सिंह और लाहना सिंह के नेतृत्व में नामधारी सिखों का एक पंथ की टुकड़ियों ने मलेरकोटला में ब्रिटिश प्रशासन पर हमला किया। ब्रिटिश प्रशासन के आदेश दिया कि नामधारी क्रांतिकारियों को परेड ग्राउंड में लाया जाए और तोपे से उड़ा दिया जाए। शहादत के प्रतीक के रूप में उस मैदान का नाम कुकिया दा शाहिद पार्क रखा गया। नए जिले का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो ये हुआ आपका हिस्ट्री का पोर्शन। राज्य की भूमिका नए जिले के निर्माण में। नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों की स्थिति बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित होती है। ऐसा या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। ठीक है, अधिकांश राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके जिले संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करना पसंद करते हैं। निर्माण का उद्देश्य। राज्यों का तर्क है कि छोटे जिले बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में असम सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के लिए माजुली उपखंड को माजुली जिले में परिवर्तित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। केंद्र की भूमिका। जिलों के परिवर्तन या नए जिलों के निर्माण में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की भूमिका तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई राज्य किसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलाव करना चाहता है। राज्य सरकार के अनुरोध को या अन्य विभागों और एजेंसियों जैसे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया विभाग, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान एवं रेल मंत्रालय, यार मच्छर परेशान कर रहे हैं, मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इन विभागों और मंत्रालयों द्वारा आवश्यक जांच के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। भारत में जिलों की संख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 593 जिले थे
वर्ष 2001 से 11 के बीच कुल 46 जेलों का निर्माण किया गया था। यद्यपि वर्ष 2021 की जनगणना अभी बाकी है, लेकिन वर्तमान समय तक देश में लगभग 718 जिले हैं। देश में जिलों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के निर्माण को माना जा सकता है। ठीक है, तो 718 जिले वर्तमान में, इसको आप गांठ बांध करके रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और पीटी में भी पूछ सकते हैं। जीव विज्ञान और पर्यावरण, ये आपका जीएस थर्ड का पोर्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जीएस थर्ड में क्या क्या आता है, साइंस एंड टेक आता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है और आपका इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन थर्ड में पर्यावरण संरक्षण और सरकारी नीति एवं हस्तक्षेप भी ये आ जाता है। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह विवरण दिया गया था कि एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक में को कौन निर्मित करता है और इससे आय अर्जित करता है, तथा पिछली गणना के अनुसार प्रतिवर्ष 130 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है। एक सेकंड, ठीक है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन मंडेरू ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के शैक्षणिक एकेडमिक्स विभागों के साथ किया। ठीक है, कि भैया 130 मिलियन टन जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक बन रहा है, ये कौन बना रहा है, इसके बारे में जांच के लिए। तो प्रमुख उत्पादक कौन कौन निकल करके सामने आए, तो विश्व में उत्पादित कुल एकल उपयोग प्लास्टिक का 50% में 20 बड़ी कंपनियों द्वारा यह बनाया जाता है। इसके उत्पादन में 2 अमेरिकी कंपनियां, एक चीनी स्वामित्व वाली पेट्रोकेमिकल्स कंपनी और दूसरी बैंकॉक स्थित कंपनी का स्थान है। ठीक है, प्रमुख निवेशक कौन से हैं, तो उत्पादक को बैंकों सहित वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, पैसा दिया जाता है उनको। इस उद्योग में सरकारें भी बड़ी हितधारक हैं। सबसे बड़े एकल उपयोग वाले प्लास्टिक निर्माता में से लगभग 40% आंशिक रूप से सरकारों चीन और सऊदी अरब सहित के स्वामित्व में किया गया है। मतलब चीन और सऊदी अरब ये मिल करके 40% से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण किए हुए हैं। क्या वृद्धि हुई इसमें, तो एकल उपयोग वाला प्लास्टिक एक कुशल व्यवसाय के रूप में प्रत्यास्थापित है, वर्तमान समय में बना हुआ है। तथा इसके जारी रहने का अनुमान है। अगले 5 वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता में 30% की वृद्धि होने का अनुमान है। 5 वर्ष में भी 30% और वृद्धि होगी। ठीक है, उपयोग क्या है, तो इस मामले में अमीर और गरीब देशों के बीच सर्वाधिक असमानता है। प्रत्येक वर्ष औसतन एक अमेरिकी द्वारा 50 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करके फेंक दिया जाता है, जबकि औसतन एक भारतीय एक अमेरिकी के 12वें हिस्से से भी कम का उपयोग करता है। मतलब और उसकी क्षमता कम है भारतीय की। चिंताएं क्या है, न्यून पुनर्चक्रण। अमेरिका में प्लास्टिक के केवल लगभग 8% हिस्से का पुनर्चक्रण किया जाता है। पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक की तुलना में नए उत्पादित प्लास्टिक से वस्तुओं को निर्मित करना अधिक किफायती होता है। मतलब दोबारा वो नहीं करना चाहते हैं पुरानी चीजें, वो नया निर्माण करते हैं। सीमित प्रयास क्या है, राज्य सरकार और नगर पालिकाओं को प्लास्टिक किराया, बैग, फोम, कप और पानी पीने की पाइप जैसी कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने में सफलता मिली है, लेकिन अब तक इसके उत्पादन को कम करने के प्रयास सीमित रहे हैं। उपभोक्ता द्वारा प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग करने हेतु किए गए प्रयास विफल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के चाहे राज्य सरकार हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वो अपना प्रयास कम कर रहे हैं इस क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में। ठीक है, वैकल्पिक पहल क्या है, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 तक उपभोक्ता ब्रांडों, ठीक है, ब्रांडों को प्लास्टिक की बोतलों में कम से कम 30% पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने का निर्देश जारी किया है ईयू ने। भारत की पहल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि वर्ष 2025 तक
यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप 30% जो बोतल आप सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण कर रहे हैं उसका पुनर्नवीनीकरण करके अन्य चीज़ों में इसका उपयोग करिए, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। भारत ने कहा कि वर्ष 2019 तक, कमिटमेंट बहुत पहले हो जाती है हमारी, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने कहा था कि मैं मतलब कहा 2019 में पूर्ण करेंगे 2022 में, कि वर्ष 2022 तक भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु देश भर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक बहुमंत्रालयी योजना तैयार की गई थी। ठीक है, क्या था बहुमंत्रालयी योजना? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार उत्पादों से उत्पन्न कचरे को उनके उत्पादों को और ब्रांड मालिकों में को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, के अनुसार उत्पादों से उत्पन्न कचरे, उत्पाद का मतलब जिससे वो बना हुआ है, इससे उत्पन्न कचरे को उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? देखिए, उत्पाद ये रॉ मटेरियल होता है, उत्पादन इस रॉ मटेरियल से कितना तैयार हुई उत्पादन होता है, उत्पादकता कितनी इसकी ग्रोथ रेट है किसी बीज की, ये उत्पादकता होती है। ठीक है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, डिस्पोजल प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें फेंकने या पुनर्नवीनीकरण पुनर्नवीनीकरण से पहले केवल एक बार ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एक बार इसका प्रयोग करके फेंक दिया जाता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादन जैसे प्लास्टिक की थैलियां, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा, पानी की बोतल अधिकांश खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयोग की जाती है। प्लास्टिक बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक होने के कारण इसे पैकेजिंग, उपयोग और सभी सामग्रियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन प्लास्टिक धीरे धीरे विघटित होते हैं जिसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। आपको पता होगा कि जब ये प्लास्टिक जा करके पानी में मिलता है तो धीरे धीरे पानी के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक इंटर कर जाते हैं, बाद में ये फेफड़े में जा करके कैंसर कारक होते हैं, सेल्स को डिस्टर्बेंस करते हैं, जो मछलियाँ जाती हैं उसमें ये जा करके उनके अंदर जा करके डिस्टर्बेंस करते हैं, और वो भी जो है बाद में हम लोग ह्यूमन को भी परेशान इससे उत्पन्न होगा। कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी, धीरे धीरे कोरल मरने लगेंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, चारों तरफ से ये प्लास्टिक जो है ये ऊपर ही आ जाएंगे। आपको पता ही होगा, आप जब भूगोल पढ़े होंगे तो उसमें एक होता है बेंथिक एरिया, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता है और सूर्य का प्रकाश जहाँ तक आधे स्तर पर जाता है उस पर अलग से चर्चा होगी। ठीक है, 40 रीजन, तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी का विषय है, समुद्र विज्ञान का, तो वहाँ पर भी डिस्टरबेंस होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार काफ़ी इस पर गंभीर तरीके से देख रही है। यह एक गंभीर समस्या है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष उत्पादित 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में से 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है। मतलब 9.46 मिलियन टन जो भारत में कचरा तैयार होता है प्रत्येक वर्ष, इसमें से 43% जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। एक उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादन संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को भी रोकते हैं। सिरिंज, एप्लीकेटर, ड्रग टेस्ट, बैंडेज, वार्प जैसे उपकरणों को अक्सर डिस्पोजल बनाया जाता है। इसके अलावा खाद्य अपशिष्ट के खिलाफ लड़ाई में भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, जो भोजन और पानी को अधिक समय तक ताज़ा रखता है और संदूषण की क्षमता को कम करता है। ठीक है, इसके उपयोग हैं। समस्याएं क्या हैं? पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और ये आमतौर पर लैंडफिल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहां यह भूमि एवं जल में प्रवेश कर धीरे धीरे सागर में घुल जाता है। ठीक है, विघटन की प्रक्रिया में यह जहरीले रसायन प्लास्टिक को आकार देने और सख्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एडिटिव्स को निष्कासित करता है और हमारे भोजन और पानी में आपूर्ति में अपना स्थान बना लेता है। ठीक है, ये देखिए, मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, उसके बाद ये कार्बन फुटप्रिंट
पृथ्वी पर पड़ रहा है, विल स्टिल हेयर टू, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, 100 ऑफ ईयर, ओनली 10% ऑफ रिसाइकिल्ड, मतलब कुछ परसेंट में ही मतलब रिसाइकिल किया जा रहा है, बाकी नहीं किया जा रहा है। लीचेज ऑफ टॉक्सिन्स एंड फूड ड्रिंक, खाने में ये भी इंटर कर जा रहा है। वही सारी चीज़ ने बताया है, मछलियों में भी जा रहा है, उसके बाद ये कछुओं में भी मार रहा है, कोरल्स को भी मार रहा है, मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक। आगे की राह मतलब उपाय क्या है इसकी, इससे आप सुधार क्या कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से किफ़ायती और पारिस्थितिकी रूप से अनुकूलित विकल्पों की ज़रूरत है हमें। इस प्लास्टिक को बनाना बंद कर देना पड़ेगा, जो संसाधनों पर भी बोझ न डाले और मतलब सतत विकास को बढ़ावा मिले। सतत विकास का बेसिक तात्पर्य यही है कि आप संसाधनों का इस प्रकार समुचित ढंग से प्रयोग करिए कि आपकी भविष्य की पीढ़ी भी उस संसाधन का प्रयोग कर जाए और उसकी भविष्य की पीढ़ी भी इस प्रकार से उसका प्रयोग करे, मतलब वो दूरगामी दृष्टिगोचर होंगे। सपोज दैट जैसे आपके पास पेट्रोलियम के भंडार हैं, इस पेट्रोलियम के भंडार को आप इस प्रकार से उपयोग करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी, जो आपके बच्चे भी हैं, उसको इस प्रकार से इसका प्रयोग आपके ही अनुसार देख करके करें, जिससे भी इनके लिए ये जीवन का उपयोग। जैसे जल, हमारे जो भू में जल है जमीन के, जिसे हम भूजल कहते हैं, हम इसका दोहन अधिक मात्रा में कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में भूजल कितना नीचे गिर गया है। वहाँ पर अधिकांश जो ट्यूबवेल से सिंचाई कर करके वो सारी चीज़ें वहाँ पर डाउनग्रेड कर दी हैं, जिस कारण वहाँ भूजल स्तर नीचे हो गया है। सरकार कई बार इनको समझाने का प्रयास किया कि आप वहाँ पर चावल की खेती मत करिए, क्योंकि वहाँ जोग्राफिकल एरिया जो है चावल खेती के लिए नहीं है। हालांकि सरकार इस पर रोक लगा रही है, लेकिन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप उस जल का इस प्रकार से, अगर आप चावल की खेती नहीं करेंगे तो जल का प्रयोग आप भी करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, और जल सुरक्षित भी रहेगा और रिसाइकिल भी होता रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सपोज डैट यदि आप एक आम का पेड़ लगा रहे हैं और आम के पेड़ आपका आम फल दे रहा है, अब मुमकिन नहीं है कि आम के फल के लिए आप पूरा पेड़ काट दीजिए और आम भी खा लीजिए। भाई आम तोड़िए, इस पेड़ को फिर से फलने फूलने दीजिए, इस गुठली को फिर नया एक पेड़ लगा दीजिए। इसको कहते हैं सतत विकास, ठीक है। उनकी कीमतों में भी कम हो जाएगी और मांग में भी वृद्धि होगी। कपास, खादी बैग और बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये टर्म ऐसा है, इसको पीटी का है, आप समझ लीजिए, जो बायोलॉजिकल रूप से सूक्ष्म जीव उसको काट करके उसको विघटित कर दें, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अर्थात वो विघटनकारी हो, सूक्ष्म जीव उसको तोड़ ताड़ के खत्म करते हैं, ठीक है। आप जब ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, तो मैं आपको इन्वायरमेंट का जब सेशन लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल बताऊँगा। आपको पता होगा कि हमारे वातावरण में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जो मानव मर जाता है या कोई भी पशु पक्षी मर जाते हैं तो उसको वो विघटित करके अलग कर देता है और मिट्टी बना देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लास्टिक वगैरह होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, वो नहीं, आप हजारों साल उसमें रखे रहेंगे तब भी वैसे की वैसी रहेंगी। तो ये बता रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अर्थात वो विलयनकारी हो जाएंगे प्लास्टिक हैं। विकल्पों का प्रोत्साहित करें और आवश्यकता, इसकी जो आवश्यकता है, कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्लास्टिक बनाया जाए जो सूक्ष्म जीव उसको मार सकें, ठीक है। सतत रूप से अनुकूलित विकल्पों को तलाशने के लिए अधिक अनुसंधान एवं विकास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वित्त की आवश्यकता भी है, जरूरी भी है, इसमें होना चाहिए। नागरिकों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर कचरे को फैलाने से रोकने, साथ साथ कचरा पृथक्करण और अवशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए था। मतलब आपको जागरूकता के साथ एथिकल वैल्यू भी ज्ञान देना पड़ेगा, एथिक्स की भी ज्ञान देनी पड़ेगी। भाई यदि आप अपने घर में रह रहे हो तो सबसे पहली चीज़ इसको साफ सफाई करो, ठीक है। चलिए, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 GS2 का यह पोर्शन है। सरकारी नीति एवं हस्तक्षेप, बुद्धि एवं विकास, औद्योगिक विकास और समावेशी विकास, ठीक है। एक सेकंड, अनौपचारिक कार्यबल की मदद करने में सामाजिक सुरक्षा संहिता SS कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की प्रभावशीलता पर कई लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। भैया ये प्रभावित क्यों नहीं हो रहा है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के साथ
दो अन्य संहिताएं पारित की गईं, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता तथा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 से रिलेटेड थी। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति और कर्मचारी लाभ से संबंधित 9 नियमों को शामिल किया गया। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? कवरेज को बढ़ाया जाए, अर्थात अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाए। संहिता में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो आते हैं, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे लघु है उद्योग हैं, ठीक है, जो आते हैं, इसमें 3 प्रकार की क्राइटेरिया आती है। तो ऐसे मजदूर जो संगठित क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं, अर्थात वो असंगठित क्षेत्रों में जिनका कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं है, रिकॉर्ड धीरे धीरे लाया जा रहा है, लेकिन वो दिन के काम करते हैं, उनके काम की कोई फिक्स व्यवस्था नहीं होती है कि आप इतने दिन पर यहाँ पर एक काम करेंगे उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। इसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं, अर्थात संगठन कोई नहीं होता, इसमें कोई मजदूर नहीं होता, आप जाइए काम करिए चले आइए। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोग। तो संहिता में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों, निश्चित अवधि के कर्मचारी, गिग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक, गिग इकोनॉमिक पर हम कभी चर्चा करेंगे, और गिग श्रमिकों पर भी हम चर्चा करेंगे। प्लेटफॉर्म श्रमिक, अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक आदि शामिल कवरेज आदि शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सकता है, बना दिया गया है, व्यापक बना दिया गया है, कवरेज बढ़ाया गया है इसमें। ठीक है, इतने लोग इसमें डेवलप करेंगे, इसको आप सुधार लीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से इन सभी श्रमिकों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था। यह पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से स्व प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा। भैया इनका पंजीकरण करिए, जो असंगठित क्षेत्र है इनको लाभ दिलाने के लिए, भाई जब तक पंजीकृत नहीं होंगे उनका कोई लाभ मिलेगा ही नहीं, तो आप इनका लाभ करवाइए, लाभ देने के लिए आप इनका पहले ऑनलाइन करवाइए। सभी रिकॉर्ड और रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाया जाएगा या रखा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निधि, इसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु बनाया जाएगा। समान परिभाषाएं क्या हैं? सामाजिक सुरक्षा लाभों का उद्देश्य मजदूरी निर्धारित करने में एक रूपता है। भैया आप जितना कोई काम करेंगे तो 350, 500, 600 रुपये, जैसे कि यहाँ पर राजगीर जो होते हैं हमारे सब नगर वगैरह में 600 रुपये जो है ये मिस्त्रियाना लेते हैं, और 300 रुपये जो है यहाँ पर लेबर लेते हैं। ठीक है, दिन में काम करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, एक निश्चित रेट तय किया जाएगा, ये रेट के आधार पर जो है आप जाकर के काम करेंगे, और काम करने के बाद आपको वेतन मिलेगा। इसने मजदूरी की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा लाभों को कम करने वाले वेतन की अनुचित संरचना को हतोत्साहित करने हेतु उच्चतम सीमा के साथ विशिष्ट बहिष्करण, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हेतु प्रावधान किए गए थे। परामर्श का दृष्टिकोण, मतलब राय और दृष्टिकोण क्या है इसमें? तो इसके लिए अधिकारियों द्वारा एक सुविधाजनक दृष्टिकोण अपनाया गया। निरीक्षकों की मौजूदा भूमिका के विपरीत संहिता निरीक्षक सुविधाकर्ता और एक बढ़ी हुई भूमिका प्रदान करती है, जिसमें नियोक्ता अनुपालन के लिए समर्थन और सलाह की तलाश प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसे मतलब अधिकारियों का समूह बनाया गया है जिसमें वह एक निरीक्षक होगा और इसकी सहायक निरीक्षक भी होंगे। वो देखते रहेंगे कि क्या किस प्रकार की सुविधा है, क्या कैसी नहीं है। ठीक है। व्यवसाय क्षेत्र, मानव संसाधन की मांग को पूरा करने और रोजगार सूचना निगरानी के लिए व्यवसाय केंद्र की स्थापना की जाएगी। अर्थात आपको व्यवसाय के केंद्र में, जैसे कोई किसी का काम हो तो वहाँ पर जा करके आप बता दीजिए काम, उसके बाद वहाँ पर आप मजदूर प्राप्त कर सकते हैं। आप व्यवसाय के केंद्र का एक डेवलप किया जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यवसाय वहाँ पर चाहते हैं। मैंने अभी बीच में संयोजन कार्यालय से जो ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें मैंने ऑनलाइन किया था, तब धीरे धीरे वो ऑनलाइन जो है भेज रहा है कि आप यदि इसमें काम करना चाहते हैं तो आप ईमेल पे हमारी सारी जानकारी आती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसी प्रकार से कुछ है। कठोर दंड, कर्मचारियों के योगदान विफल होने पर न केवल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है, बल्कि 1 से 3 वर्ष कैद भी हो सकती है। बार बार अपराध के मामले में कठोर दंड का प्रावधान भी है, और बार बार अपराध के मामले में कोई समझौता करने की अनुमति नहीं है।
चिंताएं क्या हैं इसमें? ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सबसे बड़ी समस्या है। अनौपचारिक कार्यकर्ताओं पर लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनके पास डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। साथ ही अनौपचारिक कार्यकर्ताओं में सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर जागरूकता का भी अभाव है। ठीक है, जागरूक भी नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यवस्था और सहयोग को अभाव। असंगठित श्रमिक के भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। इन संहिता के निहितार्थ इतने विविध होंगे कि राज्यों द्वारा इन्हें प्रशासित नहीं किया जा सकेगा। जटिल प्रक्रियाएं और अतिव्यापी क्षेत्राधिकार। असंगठित कार्यबल के लिए एक सरल प्रभावी तरीके से समग्र सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने का विचार केंद्र की प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा इनके विशेषाधिकार और संस्थागत अतिव्यापन लुप्त हो जाता है। ठीक है, मातृत्व लाभ क्या है? तो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं मातृत्व लाभ मैटरनिटी बेनिफिट के दायरे से बाहर रहती हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है। ऐसा होना चाहिए कि इनको मैटरनिटी रिलीफ इस क्षेत्र में भी देना चाहिए। संशोधन में धीरे धीरे होगा तो आ जाएगा। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि तक पहुंच की व्यवस्था भी नई संहिता में अधूरी है। इसको भी होना चाहिए इसमें। ग्रेच्युटी का भुगतान। हालांकि नई संहिता में ग्रेच्युटी के भुगतान का विस्तार किया गया था, फिर भी यह अनौपचारिक श्रमिकों के एक विशाल बहुमत के लिए दुर्गम बना हुआ है। मतलब इनको ग्रेच्युटी भी ज़्यादा तरीके से मिलने की कोई व्यवस्था इसमें ठीक तरीके से नहीं दिख रही है। लेकिन इनमें सुधार की प्रासंगिकता है और सुधार की संभावनाएं भी दिख रही हैं। कुछ न कुछ सुधार इसमें सरकार और भी करेगी आने वाले समयों में। आगे की राह। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों का विलय करता है और अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के दायरे में शामिल करने का प्रयास करता है। हालांकि संहिता की जांच से पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिकरण की आकांक्षा अभी भी अधूरी बनी हुई है। भैया, जब शामिल ही नहीं हो पाएंगे तो कहाँ से करोगे? एक ऐसे समय में जब भारत श्रम के मुद्दे पर विशेष रूप से अनौपचारिकता पर केंद्रित ब्रिक्स की बैठक अध्यक्षता कर रहा है, स्वयं के बारे में हम मानने में भी विफल है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा के बिना ही प्रौढ़ हो रहा है, एजिंग हो रहा है और युवा कार्यबल की जनसांख्यिकी लाभांश जो प्रौढ़ावस्था का समर्थन कर सकता है 15 वर्षों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि आपको पता ही होगा कि इस समय भारत में वर्क एज पॉपुलेशन मतलब 29 वर्ष की अधिकतम आयु वाले बच्चे जो है वर्तमान में यहाँ पर हैं। भारत के पास क्षमता ही नहीं है कि अपने सभी युवाओं का ये समुचित रूप से प्रयोग करे। युवाओं के पास प्रयोग करने की क्षमता क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ युवा जो है स्किल नहीं है, शिक्षित नहीं है, कुछ हैं लेकिन बहुत कम है। उसके बाद शिक्षित हैं भी तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिंदगी भर कांग्रेस का टाइम था या बीजेपी का टाइम, जिसका भी टाइम हो, ये पार्टी जो है किसी का नाम नहीं लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं कर पाए। यही कारण कि मोदी जी अभी हाल ही में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP को साइन नहीं किया। डर के मारे बैठे हुए थे सब लोग कि अगर हम साइन कर देंगे तो हमारी फैक्ट्रियां डूब जाएंगी, मोनोपॉली हो जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों की, बाहर वाले आकर के यहाँ पर बेच के चले जाएंगे, हम हाथ साफ कर जाएंगे, यहाँ कंपनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे। तो कब तक संरक्षणवाद की विचारधारा चलती रहेगी? हालांकि सरकार ने अपने बालक को मजबूत करने के लिए जो भी क्रियाकलाप है वो जुटे हुए हैं। देखिए क्या होता है आगे। सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान का उपयोग कार्यबल को कुछ हद तक औपचारिक बनाने के लिए किया जा सकता है। नियोक्ताओं को अपनी कामगारों को और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी अभी भी नियोक्ताओं के पास है, क्योंकि वे श्रमिक की उत्पादकता का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं पर डे जो है करंट का लाता रहूँगा।